यह कहानी है श्यामपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां के लोग सादगी और ईमानदारी से भरा जीवन जीते थे। इस गांव के अधिकतर लोग किसान थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से प्रकृति की कृपा, खासकर बारिश पर निर्भर रहते थे। उसी गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बेहद मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता, पर किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। न जाने क्यों, उसकी मेहनत कभी भी पूरे फल नहीं देती। जब फसल तैयार होने लगती, तभी कभी आसमान से आफत की बारिश बरसती, तो कभी जमीन पर सूखे की दरारें पड़ जाती और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। रघु अक्सर आसमान की ओर देखकर अपनी किस्मत को कोसता, पर फिर भी हार नहीं मानता। उसके साथ हमेशा उसकी पत्नी गायत्री होती, जो उसकी चिंता में हर वक्त साथ खड़ी रहती। यह कहानी रघु की बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन रघु रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जो चारों तरफ से दूसरे किसानों की जमीनों से घिरी हुई थी। जब वह खेत पर पहुंचा, तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई हल की आवाज, न किसी बैल की घंटी, बस सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अभी तक कोई नहीं आया? लगता है दूसरों को जैसे कोई चिंता ही नहीं। रघु ने इधर उधर नजर डालते हुए सोचा। फिर खुद से बड़बड़ाया, खैर, मैं किसी और के लिए तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अपने खेत का काम तो खुद कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने कुदाल उठाई और मिट्टी को संवारने में जुट गया। खेत की नरम मिट्टी में मेहनत की लय घुलने लगी। सूरज सिर पर चढ़ आया, पर रघु को समय का अंदाजा तक नहीं हुआ। कब सुबह से दोपहर हो गया उसे पता ही नहीं चला। वह इतनी लगन से मेहनत कर रहा था कि मानो उसके लिए घड़ी की सुइयां भी थम गई सी थी। दोपहर की धूप कुछ और तीखी हुई ही थी कि दूर से उसकी पत्नी गायत्री सिर पर खाने की पोटली लिए धीरे धीरे खेत की ओर आ रही थी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए रघु को पुकारा, सुनते हो जी, आओ आकर खाना खा लो, बहुत देर से काम कर रहे हो। गायत्री की आवाज जैसे ही रघु के कानों में पड़ी, वह चौंक पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि धूप सिर चढ़ चुकी है और दोपहर कब की बीतने लगी है। अरे, यह क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। वह हल्की मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाया, खैर, अब जब गायत्री खाना लेकर आ ही गई है, तो थोड़ा पेट भर लूं और थोड़ी देर सुस्ताकर फिर से खेत संभालता हूँ। वह कुदाल एक और रखकर गायत्री के साथ खेत के किनारे लगे पुराने नीम के पेड़ की छांव में बैठ गया। मिट्टी से सने हाथ धोए और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, गायत्री की चिंता भरी आवाज सुनाई दी, क्या हुआ जी? आज कुछ ज्यादा ही थके थके लग रहे हो। रघु ने गहरी सांस ली, मानो थकान शब्दों में उतर आई हो। हाँ, सुबह से ही खेत में जुटा रहा, समय कब सरक गया पता ही नहीं चला। तो फिर बीच में थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लिया? गायत्री ने नरम स्वर में पूछा। रघु ने दूर खाली खेतों की ओर देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। क्या करता? आज आसपास के किसी खेत में कोई नजर नहीं आया, तो लगा जैसे अभी सुबह ही है। सन्नाटा ऐसा था मानो वक्त भी थम गया हो। मैं भी बस काम में डूबा रहा। तुम्हारी आवाज ने ही तो बताया कि दिन कितना बीत गया है। गायत्री ने खेतों पर नजर दौड़ाई और बोली, पता नहीं, अब तक कोई भी नहीं आया आसपास के खेतों में? रघु की आंखों में अचानक कुछ उदासी और पीड़ा उतर आई। वही तो, श्यामपुर के लोगों का तो यही हाल है। जब मन करे खेत पर आते हैं, जब मन करे चलते बनते हैं। और एक मैं हूँ, जो हर रोज सूरज से पहले खेत में पहुँचता हूँ, पूरी लगन से मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत में न जाने क्या लिखा है। हर बार कोई न कोई बहाना मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। रघु की हालत देखकर गायत्री का दिल भर आया। वह शांत स्वर में बोली, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो?
आपको खुद पर भरोसा है ना? आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से, लगन से, फिर किस्मत को इतना कोसने से क्या फायदा? हो सकता है आज किस्मत साथ न दे रही हो, लेकिन क्या पता कल वही किस्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। रघु ने उदासी भरी नजरों से गायत्री की ओर देखा, फिर एक टूटी हुई सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ गायत्री, तुम सही कह रही हो। लेकिन ये कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मुझे अपनाएगी? हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब की बार कोई मुसीबत नहीं आएगी, तभी कहीं न कहीं से कोई न कोई नई परेशानी सिर उठा ही लेती है। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कोई जवाब खोज रहा हो, फिर बोला, कभी कभी तो मुझे सच में लगता है गायत्री, जैसे भगवान को भी मुझे परेशान करने में मजा आता है। गायत्री ने बड़े ही प्यार और स्नेह से रघु की ओर देखा और कोमल स्वर में बोली, आप निराश मत होइए। देखिए, आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मुझे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल आप खुद ही कहेंगे, लगता है किस्मत अब मेरा साथ दे रही है। रघु हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखते हैं गायत्री, वो समय कब आता है। गायत्री ने उसे स्नेह से खाना खिलाया और फिर वापस घर की ओर चल दी। रघु ने खाना निपटाया और फिर से अपने खेत के काम में जुट गया। वो जैसे ही हल पकड़कर मिट्टी को पलटने लगा, तभी बगल के खेत से किसी की आवाज आई, और रघु भाई, क्या हाल चाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए हो खेत पर। रघु ने गर्दन उठाकर देखा, हरीश मुस्कुराते हुए अपनी कुदाल कंधे पर टांगे चले आ रहा था। रघु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, काम करने में देरी क्यों करना, और मैं तो रोज ही जल्दी आ जाता हूँ हरीश भाई, और अभी तो दोपहर हो चुकी है। असल में आप ही कुछ ज्यादा देर से आए हैं आज। हरीश मुस्कुराते हुए खेत की मेड़ पार करते हुए बोला, हाँ रघु भाई, आज जरा देर से नींद खुली, तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही खेत पर आऊं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है रघु भाई? खेत को देख तो लगता है जैसे काम पूरा हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है जैसे अभी शुरुआत भी नहीं हुई। रघु ने हल्का सा सिर झुकाया और थकी हुई आवाज में बोला, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही किस्मत को लेकर थोड़ा उलझा हुआ था। हरीश ने बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, अरे रघु भाई, कब तक यूं ही किस्मत को कोसते रहोगे, और कब तक उसी के भरोसे चलते रहोगे? रघु ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, तो फिर क्या करूं भाई? तुम खुद जानते हो, पिछले साल बाढ़ ने तबाही मचाई, उसके बाद सूखा पड़ गया, और अब जब मौसम ने कोई नई मार नहीं मारी, तो मंडी में अनाज के दाम ही औंधे मुंह गिर गए। हरीश ने थोड़ा पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई एक बात बताओ, हमारे खेत तो अगल बगल हैं, मतलब जो आफत तुम्हारे खेत पर आई होगी, वही तो मेरे खेत पर भी आई होगी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं कोसा अपनी किस्मत को। हरीश फिर थोड़े गंभीर स्वर में आगे बोला, देखो रघु भाई, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ जरूरी होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर बार उसे ही दोष देते रहें। मैं तो यही मानता हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए खुद हमें ही पहला कदम उठाना पड़ता है। रघु थोड़ा चौंकते हुए बोला, मैं समझा नहीं भाई, जरा खुलकर बताओ। हरीश ने गहरी नजर रघु पर डाली और सवाल किया, रघु भाई, खेती के अलावा और क्या करते हो तुम? रघु एक पल को चुप रहा। हरीश भाई के सवाल ने जैसे उसके भीतर कहीं कुछ छू लिया हो। उसे महसूस हुआ कि शायद हरीश भाई कुछ ऐसा कहने जा रहे हैं जो उसकी परेशानी का हल बन सकता है। थोड़ी देर बाद रघु ने शांत स्वर में जवाब दिया, हरीश भाई, सच कहूं तो खेती के अलावा कुछ नहीं करता। ना मैंने कभी कुछ और सोचा, न कभी जरूरत पड़ी। मेरे दादाजी भी यही करते थे, फिर पिताजी ने वही जमीन संभाली, और अब मैं। हमने तो हमेशा अपनी मिट्टी पर ही भरोसा किया है और उसी पर निर्भर रहे हैं।
उसी से जीने की उम्मीद लगाई है। हरीश ने गंभीर लहजे में कहा, देखो रघु भाई, वो ज़माना और था जब सिर्फ खेती से पूरा घर चल जाता था। अब वक्त बदल गया है। अब खेती के साथ साथ कुछ और करना भी जरूरी हो गया है, वरना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रघु ने थोड़ी चिंता से पूछा, पर हरीश भाई, खेती के अलावा करूं भी तो क्या करूं? मुझे तो और कुछ आता ही नहीं। हरीश मुस्कराया और बोला, बताऊंगा नहीं रघु भाई, दिखाऊंगा। पहले तुम जल्दी से अपने खेत का काम निपटा लो और मैं भी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर चलो, तुम्हें अपने घर कुछ दिखाने ले चलता हूँ। रघु के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा झलकने लगी। ठीक है भाई, वह बोला, मैं अपना काम जल्दी निपटाता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में जुट गए। रघु तो सुबह से ही खेत पर आ गया था, इसलिए उसका काम जल्दी खत्म हो गया। फिर वह हरीश के खेत के पास जाकर खड़ा हो गया और उन्हें काम करते हुए देखने लगा। उसे देखकर मन में एक ख्याल आया, क्यों न हरीश भाई की मदद कर दूं? इससे उनका काम जल्दी निपटेगा और मैं भी जल्दी जान पाऊंगा कि वो आखिर मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। रघु ने आवाज लगाई, हरीश भाई, रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ताकि आपका भी काम जल्दी खत्म हो जाए। हरीश बोला, ठीक है भाई। फिर क्या था, रघु तुरंत हरीश के खेत में जुट गया और पूरी लगन से उनका हाथ बंटाने लगा। दोनों मेहनत से काम जल्दी निपट गया। हरीश मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद रघु भाई, तुम्हारी मदद से आज खेत का काम समय से पहले ही खत्म हो गया। रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, ऐसे में मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका साथ दूं। हरीश ने हामी भरी, बिल्कुल, चलो अब मेरे घर चलते हैं। दोनों खेत की मेड़ पार करते हुए बातें करते करते हरीश के घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे घर के सामने पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही हरीश ने रघु को रोक लिया। वह गंभीर स्वर में बोला, रघु भाई, तुम इन दिनों काफी परेशान चल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें आज अपने साथ लाया हूँ, एक ऐसा राज बताने जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन एक बात का वादा करो, जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और जो चीजें तुम घर के अंदर देखोगे वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरीश की गंभीर बात सुनकर रघु एक पल को चौंक गया। उसके मन में शंका घर करने लगी कि कुछ तो अजीब है, वरना हरीश भाई इस तरह रहस्यमय बात क्यों करते? पता नहीं घर के अंदर क्या दिखाने वाले हैं। उसे विचारों में खोया देख हरीश ने हंसते हुए कहा, अरे रघु भाई, कहाँ खो गए? घबराओ मत, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उससे तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए। रघु अभी भी थोड़ा असमंजस में था, पर हरीश की बातों में ऐसा विश्वास झलक रहा था कि वह मना भी नहीं कर पाया। उसने मन को समझाया और उनके साथ घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसके कदम थम गए। चारों ओर नजर दौड़ाई, हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। आधुनिक मशीनें, लकड़ी के करीने से लगे रैक, कई तरह का माल, बोरियों में बंद अनाज और एक व्यवस्थित व्यवस्था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बाप रे बाप, वह सोचते हुए बोला, इतना सारा सामान। हरीश भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। हरीश मुस्कुराते हुए बोला, रघु भाई, अभी तो कुछ नहीं देखा तुमने, मैं जो चीज दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। हरीश की रहस्यमयी बातों से रघु की उत्सुकता अब बेचैनी में बदलने लगी। वह बोला, हरीश भाई, अब तो आप वो चीज जल्दी से दिखा दीजिए, आपकी बातों ने तो मुझे और बेचैन कर दिया है। हरीश हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला गया और रघु वहीं दरवाजे के पास खड़ा बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में हरीश भाई लौटे
उनके हाथों में एक भारी सी बोरी थी। रघु ने हैरानी से पूछा, हरीश भाई, ये क्या लाए हो आप? हरीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, इसी में है वो चीज जो तुम्हारी हर मुश्किल को खत्म कर सकती है। रघु की आंखें और फैल गईं कि ऐसा क्या है इस बोरी में। हरीश ने धीरे से बोरी खोली और जो कुछ उसमें था वह देखकर रघु ठिठक गया। भाई, यह क्या? यह तो चावल है। हरीश ने मुस्कुराते हुए चावल की बोरी की ओर इशारा करते हुए कहा, रघु भाई, ये कोई आम चावल नहीं है। मैंने इन्हें खास तौर पर चाइना से मंगवाया है। रघु की भौहें टेढ़ी हो गई। चाइना से चावल? मैं कुछ समझा नहीं भाई। तुमने ये चावल इतनी दूर से क्यों मंगवाए? और ये मेरे काम कैसे आ सकते हैं? हरीश ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, जैसा मैंने कहा था, ये चावल आम नहीं है। जो कुछ तुमने मेरे घर में देखा, साज सामान, व्यवस्था, ये सब इन्हीं चावलों की बदौलत है। रघु अब और भी उलझन में पड़ गया। हरीश भाई, साफ साफ बताओ ना, ये क्या कोई जादुई चावल है? हरीश हंसते हुए बोला, हाँ भाई, कुछ वैसा ही समझ लो। देखो, जैसे हर बार हमारी मेहनत पर कोई न कोई आफत आ जाती है, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी मंडी के भाव गिर जाना। तो जब फसल पूरी तरह बिकने लायक नहीं बचती, तब मैं क्या करता हूँ? बची कुची उपज में इन खास चावलों को मिला देता हूँ और बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रघु ने मन ही मन सोचा, ये चावल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जरूर इन चावलों में कुछ गड़बड़ है। फिर उसने जैसे ही उन चावलों को हाथ में लिया, उसकी नजरें ठिठक गईं। वह गौर से देखने लगा और फिर धीमे स्वर में बोला, हरीश भाई, ये दाने हमारे यहाँ के चावल जैसे नहीं लगते। इनका रंग, बनावट, सब कुछ अलग है। भले ही ये चाइनीज चावल है, लेकिन उगाए तो खेत में ही जाते होंगे। फिर ये हमारे यहाँ के चावलों से इतना अलग क्यों है? हरीश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही पकड़ा रघु भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। रघु चौंक गया, मतलब ये नकली हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन अगर इन्हें असली चावल में थोड़ा थोड़ा मिलाकर बेचा जाए, तो कोई फर्क नहीं कर सकता और इससे मुनाफा भी कई गुना ज्यादा होता है। हरीश ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा। रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। वह बोला, हरीश भाई, ये तो गलत है। अगर कोई आदमी ये चावल खाएगा और उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? हरीश ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, तो उससे हमें क्या? हमें तो मुनाफा मिल रहा है, हम खुश हैं। अब दूसरों के बारे में सोचकर हम अपना नुकसान क्यों करें? जब हमारी फसल बर्बाद होती है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, तब कौन आता है पूछने? हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? रघु ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, नहीं हरीश भाई, यह गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की सेहत या जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। चाहे मेरे हालात कितने ही खराब क्यों न हो, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता जो किसी और के लिए नुकसानदायक हो। हरीश ने थोड़ा झुंझलाते हुए समझाने की कोशिश की और कहा, रघु भाई, एक बार फिर सोच लो। ये चावल तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम्हें फसल की बर्बादी का डर नहीं रहेगा। जितनी भी कम फसल क्यों न हो, बाकी का काम ये चावल कर देंगे और जो मुनाफा होगा सोच भी नहीं सकते। रघु ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं भाई, चाहे कितना भी फायदा हो, ये रास्ता मुझसे नहीं अपनाया जाएगा। मैं रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया। हरीश ने हल्की बनावटी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है रघु भाई, जैसा तुमको सही लगे। रघु भी उठा खड़ा हुआ और बोला, हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। रघु हरीश भाई के घर से भारी मन लेकर निकल पड़ा। उम्मीद की एक किरण जो अभी कुछ देर पहले तक उसके दिल में जगी थी,
अब फिर अंधेरे में डूबती प्रतीत हो रही थी। सिर झुकाए थके कदमों से वह अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में चलते चलते वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। सूरज ढलने को था और रघु की आंखों में मायूसी उतर आई थी। अब क्या करूं? वह बड़बड़ाया। कभी लगता है कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन आखिर में वही होता है, नसीब फिर दगा दे जाता है। उसने माथे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। आखिर कब तक मैं इस किस्मत को कोसता रहूं? क्या यही मेरी जिंदगी का सच बनकर रह जाएगा? उसकी निगाहें जमीन में गड़ी थी और मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसी वक्त पास की पगडंडी से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। गेरुआ वस्त्र, सफेद दाढ़ी और तेजस्वी चेहरा। उन्होंने रघु को यूं उदास बैठे देखा। रघु की आंखों में पीड़ा देखकर वे उसके पास आ गए और बोले, क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? रघु अचानक साधु बाबा को अपने सामने खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गया। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, रघु ने झिझकते हुए कहा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा खुद गवाही दे रहा है कि मन में भारी बोझ है। अगर कोई तकलीफ है तो बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। साधु बाबा के स्नेहभरे शब्द रघु के मन को छू गए। वह कुछ क्षणों तक सोचता रहा कि अब तक तो खुद से ही लड़ रहा था, पर अब कोई राह नहीं सूझ रही। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। साधु बाबा ने फिर पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? कहो, क्या परेशानी है? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक नहीं बाबा, कई परेशानियां हैं। मुझे लगता है मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। साधु बाबा बोले, क्यों बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? रघु दुखी स्वर में बोला, बाबा, मैं श्यामपुर का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ मेरी खेती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पूरे मन और ईमानदारी से अपने खेतों की सेवा करता हूँ, पर किस्मत जैसे मेरी मेहनत का मजाक उड़ाती है। कभी बारिश इतनी होती है कि सारी फसल बह जाती है, तो कभी महीनों सूखा पड़ता है, और अगर इन सब से बच भी जाएं, तो मंडी में दाम इतने गिर जाते हैं कि साल भर की मेहनत मिट्टी हो जाती है। साधु बाबा रघु की आंखों में गहराई से देखते हुए बोले, बेटा, जब किसानी से इतना दुख है तो तुम कुछ और करने की क्यों नहीं सोचते? रघु ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बाबा, मेरे दादा पिता सबने यही किया है। खेत ही हमारी पहचान है। मैं कैसे अपने पुरखों की विरासत को छोड़ दूं? और फिर अगर हर किसान अपनी मुश्किलों से हार मानकर किसानी छोड़ देगा, तो इस देश के लोगों को खाना कौन देगा? बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा बेटा, यही सोच तुम्हें और मजबूत बनाती है। पर उसी के साथ अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और सूझबूझ से मेहनत करनी होगी। रघु की आवाज में एक थकावट सी थी। बाबा, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटा, पर घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा परिवार भी है, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। साधु बाबा ने फिर गंभीर होकर कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे ऊपर ये परेशानियां हैं, वैसे ही तुम्हारे जैसे बाकी किसान भी तो इसी हाल में होंगे। तो क्यों न तुम सब मिलकर एक हल निकालो? जब सब मिलकर सोचेंगे, तो शायद ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे तुम सबकी परेशानियां दूर हो सकें। रघु ने गहरी सांस ली और उदासी भरी निगाहों से साधु बाबा की ओर देखते हुए बोला, बाबा, मेरे आसपास के कुछ लोग तो अब किसानी छोड़कर दूसरे रास्तों पर चल पड़े हैं। पैसे तो कमा रहे हैं, पर वो रास्ता मुझे ठीक नहीं लगा। साधु बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, क्यों बेटा, अगर वे लोग किसी और तरीके से अपना जीवन चला पा रहे हैं, तो तुम भी उनसे सीख सकते हो। शायद वही तरीका तुम्हारे लिए भी मददगार साबित हो। रघु ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं वह रास्ता नहीं अपना सकता। वो तरीका मेरे ज़मीर के खिलाफ है। बाबा की आंखों में
जिज्ञासा झलकने लगी। ऐसा क्या कर रहे हैं वे लोग? बेटा, क्या बात है जो तुम्हें गलत लग रही है? साधु बाबा की बात सुनकर रघु कुछ देर तक चुप रहा। मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वह सोचने लगा कि क्या अब बाबा को वो बात बता दूं जो आज मैंने हरीश भाई के घर पर देखी। लोग कैसे अपने फायदे के लिए दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। यह बात अब मन में नहीं रख सकता। किसी को तो बताना ही होगा, पर हरीश भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा बुरा नहीं चाहा, सिर्फ मदद करने की कोशिश की थी। रघु को सोचों में गुम देखकर साधु बाबा बोले, बेटा, क्या सोचने लगे? बताओ, वो किसान ऐसा क्या कर रहा है जो तुम्हें गलत लगता है? फिर साधु बाबा के पूछने पर रघु उनको सारी बात बता देता है, लेकिन वो हरीश का नाम कहीं भी नहीं लेता है। रघु की बात सुनकर साधु बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। वह चौंकते हुए बोले, क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं गया बल्कि बनाया गया है, मतलब नकली चावल? रघु ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल। उन्हें मशीनों से इस तरह बनाया गया है कि अगर उन्हें असली चावल में मिला दो तो कोई भी फर्क समझ ही नहीं पाता। न रंग, न आकार, सब कुछ एकदम असली जैसा लगता है। साधु बाबा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। वह बोले, बेटा, ये तो बहुत गंभीर बात है। ऐसे नकली चावल तो किसी की जिंदगी के लिए जहर बन सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। रघु ने बाबा की आंखों में सीधे देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, इसलिए तो बाबा, जब मुझे इस बात का पता चला और जब मुझे ये विकल्प दिया गया कि मैं भी इसी रास्ते पर चलकर जल्दी अमीर बन सकता हूँ, तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चाहे हालात जितने भी कठिन क्यों न हो, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। साधु बाबा की आंखों में रघु के लिए सम्मान की चमक उभर आई। वे मुस्कुराते हुए बोले, वाह बेटा, क्या सच्ची और नेक बात कही तुमने। तुमने सही समय पर सही राह चुनी और इससे पता चलता है कि तुम कितने सच्चे और ईमानदार हो। आज भले ही वो गलत रास्ता तुम्हें कुछ लाभ दे देता, लेकिन कल वही रास्ता तुम्हारे जीवन को अंधकार में भी धकेल सकता था। रघु ने शांत स्वर में कहा, बाबा, मेरा भी परिवार है, मेरे अपने हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अगर मैं इस तरह का काम करूंगा तो आज भले दूसरों को नुकसान हो, कल मैं और मेरे अपने भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। साधु बाबा ने कहा, हाँ बेटा, अक्सर हमारी गलतियों की सजा हमसे ज्यादा हमारे अपनों को भुगतनी पड़ती है। रघु की आंखों में चिंता की परछाई उतर आई। वह बोला, बाबा, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? मैं तो हर रोज अपने भाग्य से लड़ रहा हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार भी है। मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए रघु के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, चिंता मत कर। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो शायद मैं तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकूं। रघु ने बिना देर किए कहा, बोलिए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ, बस इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, कोई बड़ा काम नहीं है। तुमने कहा ना कि तुम्हारा भी परिवार है, तो बस जाकर उनसे एक बार बात करो। उन्हें सच बताओ, चाइना से आए उन चावलों के बारे में जो असली नहीं है और जिनसे लोगों की सेहत तक खतरे में पड़ सकती है। रघु चौंक गया, पर बाबा, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। साधु बाबा बोले, यही तो, तुमने सिर्फ खुद के लिए निर्णय लिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपने क्या सोचते हैं? एक बार उनसे बात करो, जानो कि वो क्या सोचते हैं। फिर कल सुबह यहीं मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रघु बोला, ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूँ। फिर क्या था, रघु मन ही मन गहरी सोच में डूबा अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर बाबा की बातों और अपनी बेचैनी से जूझता हुआ वह घर पहुंच जाता है।
घर पहुंचकर रघु ने गायत्री को आवाज लगाई, गायत्री, मैं खेत से लौट आया हूँ, जरा इधर आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गायत्री रसोई घर से बाहर आई, उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वह बोली, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? आपने अचानक यूं बुलाया? रघु ने कहा, हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए, मैं सुन रही हूँ, गायत्री ने उत्सुकता से कहा। रघु ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, गायत्री, तुम जानती हो न कि पिछले कुछ समय से हमारे खेत से हमें कोई भी उपज नहीं मिल रही है। हमारी मेहनत बेकार जा रही है। गायत्री ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज दोपहर में भी तो आप यही कह रहे थे। रघु आगे बोला, बस उसी से जुड़ी है ये बात। आज जब तुम खेत से चली गईं, उसके कुछ ही देर बाद एक किसान भाई आए। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने भी दिल खोलकर अपनी परेशानी उन्हें बता दी। पर सोचने की बात यह है, गायत्री, कि जो हाल मेरा है, कुछ वैसा ही हाल उनका भी था। लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने इस परेशानी से बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लिया है। गायत्री ने रघु की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या बात है जी? कौन है वो किसान? और अगर उन्होंने कोई रास्ता बताया है तो आप उसे आजमाने से हिचक क्यों रहे हैं? हो सकता है आपकी भी मुश्किल आसान हो जाए। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटकते हुए कहा, नहीं गायत्री, कौन है वो, ये मत पूछो। तुम बस इतना समझो कि वो मेरे एक शुभचिंतक हैं। लेकिन पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। गायत्री बोली, ठीक है, बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? रघु की आवाज धीमी और गंभीर हो गई। वह बोला, जब मैंने उन्हें अपनी तकलीफ बताई, फसल खराब होने की, मेहनत बेकार जाने की, तो उन्होंने मुझे एक रास्ता सुझाया। लेकिन वो रास्ता कुछ अटपटा है। अटपटा मतलब कैसा तरीका है? जरा मुझे भी तो बताइए, गायत्री ने उत्सुकता से कहा। रघु बोला, जैसे मेरी फसल कभी बारिश से बर्बाद हो जाती थी, कभी सूखे से, ठीक वैसे ही उनकी हालत भी थी। लेकिन अब वो चाइना से चावल मंगाते हैं। गायत्री हैरानी से रघु की ओर देखते हुए कहती है, क्या कहा आपने? चाइना से चावल? रघु ने गंभीर स्वर में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ गायत्री, वो किसान चीन से खास किस्म के चावल मंगाता है और फिर उन नकली चावलों को हमारे देसी बचे हुए चावलों में मिला देता है। फिर उसे बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। सबसे बड़ी बात, किसी को यह फर्क पता भी नहीं चलता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। गायत्री यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, मैं समझी नहीं, नकली चावल, आप क्या कह रहे हैं? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गायत्री, ये जो चावल चाइना से मंगाए जाते हैं, वो खेत में उगाए नहीं जाते, बल्कि इन्हें मिलावटी तरीकों से बनाया जाता है। यह दिखने में ठीक असली जैसे होते हैं, पर है नकली। इनकी कीमत बहुत कम होती है, इसीलिए मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। गायत्री ने चिंतित स्वर में कहा, पर ऐसे नकली चावल अगर कोई खा ले तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह तो बहुत गलत बात है। अपने फायदे के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना पाप है। रघु ने सर झुकाते हुए कहा, इसीलिए तो मैं उलझन में हूँ। मुझे भी ये बात सही नहीं लगी, लेकिन फिर सोचा, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी भी राय ले लूं, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो उतनी ही परेशान हो जितना मैं हूँ। सिर्फ मेरा फैसला काफी नहीं है, इसलिए तुम्हारी भी राय लेना मुझे जरूरी लगा। गायत्री ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं जी, हम एक वक्त भूखे रह लेंगे, पर किसी और की थाली में जहर परोस कर एक निवाला भी नहीं खाएंगे। दूसरों को धोखा देकर जो पैसा आएगा, वो कभी सुख नहीं देगा। आज अगर हम चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो ज़मीर से समझौता नहीं कर सकते, और जो गलत हम आज करेंगे, कल उसका हिसाब जिंदगी हमसे जरूर लेगी। गायत्री की बातों में एक सच्ची संवेदना और दृढ़ता थी, जो सीधे रघु के दिल तक उतर गई।
वह भावुक होकर बोला, वाह गायत्री, तुम्हारे विचार सुनकर तुम पर गर्व हो रहा है। तुम भी वही सोचती हो जो मैं महसूस करता हूँ। गायत्री मुस्कुराकर बोली, इन सब गलत बातों को छोड़िए और निराश मत होइए। आपको मेहनत करते रहना है, हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। देखना, एक दिन आपकी सच्चाई और मेहनत जरूर रंग लाएगी। गायत्री की बातों ने जैसे रघु के भीतर नई ऊर्जा भर दी थी। उसका हौसला और आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। अगली सुबह रघु पूरे उत्साह के साथ साधु बाबा से मिलने के लिए घर से रवाना हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन जब वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि साधु बाबा वहां थे ही नहीं। उन्हें वहां न पाकर रघु का दिल थोड़ी देर के लिए मायूसी से भर गया और उसने खुद से कहा, यह क्या, साधु बाबा तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं अपनी परेशानी का हल कहाँ से ढूंढूं? वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा और खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां साधु बाबा अचानक प्रकट हो गए। साधु बाबा को यूं अचानक प्रकट होता देख रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घबराकर मन ही मन सोचने लगा, हे राम, ये तो कोई मायावी साधु लग रहे हैं। लगता है अभी यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे बाबा ने उसके मन की बात सुन ली हो, वे मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, डर मत, यह तो मेरी एक साधारण सी शक्ति है। मैं कोई मायावी नहीं, एक सामान्य साधक हूँ। रघु थोड़ा लड़खड़ते हुए बोला, नहीं बाबा, डरा नहीं, बस थोड़ा चौंक गया था। बाबा ने स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, तो फिर बताओ बेटा, क्या तुमने वह काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? रघु ने विनम्र स्वर में कहा, हाँ बाबा, मैंने गायत्री से उन चाइनीज के चावलों की बात की। उसे बताया कि इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है, पर उसकी सोच भी ठीक मेरी जैसी निकली। उसने साफ कह दिया कि चाहे हमें एक वक्त भूखा रहना पड़े, पर किसी के साथ धोखा करके धन कमाना हमारी आत्मा को गवारा नहीं। रघु की बातें सुनकर साधु बाबा के चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुण्य आत्मा की बात सुनकर आत्मिक सुख मिला हो। साधु बाबा बोले, अरे वाह बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसे सिद्धांतों वाली है। ऐसे रिश्तों में ही सच्चा धन छिपा होता है। रघु श्रद्धा से झुककर बोला, अब आप ही कृपा करिए बाबा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं मेहनत के बल पर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपने झोले से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकालकर रघु की ओर बढ़ा दी और कहा, ये लो बेटा। रघु ने पोटली को उलझन भरी नजरों से देखा, फिर अपने हाथ में लेकर पूछा, बाबा, इसमें क्या है? साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटा, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये जादुई मिट्टी है। तुम्हें बस इस मिट्टी को अपने खेत में छिड़कना है और फिर उसी मिट्टी पर अपने अनाज के बीज बिखेर देना। फिर देखना कैसे तुम्हारी फसल लहाहा उठेगी। मगर ध्यान रखना, इस मिट्टी को जरूरत भर ही इस्तेमाल करना, और जब यह खत्म होने लगे तो अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी इस पोटली की मिट्टी में मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। रघु ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी हर बात दिल से याद रखूंगा। पर जैसे ही रघु ने अपनी आंखें झपकाईं, साधु बाबा एक पल में जैसे हवा में विलीन हो गए। रघु चौंक गया, उसकी आंखों में आश्चर्य और मन में हल्की घबराहट समा गई। उसने सोचा, अरे, ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गए? उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, पर बाबा कहीं नहीं थे। रघु समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी विशेष शक्ति का चमत्कार है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन साधु बाबा का धन्यवाद किया। फिर बिना समय गवाए रघु ने वह पोटली संभाली और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने थोड़े बीज लिए और फिर खेत की ओर निकल पड़ा।
खेत पहुंचते ही उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ पोटली की मिट्टी को पूरे खेत में हल्के हल्के छिड़क दिया। अब जब मिट्टी छिड़क दी है तो बीज भी डाल देता हूँ, वह बुदबुदाया। रघु ने पूरे खेत में बीजों को ध्यान से डाल दिया और फिर एक संतोष भरी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए कहा, साधु बाबा, आपकी दी हुई राह पर अब मैं चल पड़ा हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फिर वह अपने घर की ओर चल पड़ा, मन में नई उम्मीदों का दीप जलाए। फिर उसने खुद से कहा, अब कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मिट्टी का कमाल भी देख लूंगा। घर पहुंचकर रघु ने भावुकता के साथ गायत्री को सारी बातें बताईं। साधु बाबा से हुई मुलाकात, उनकी दी हुई जादुई मिट्टी और उसके पीछे छिपा रहस्य। गायत्री ने सब कुछ ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, देखा जी, जब इरादे नेक हों तो ऊपर वाला खुद रास्ता दिखा देता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रघु और गायत्री खेत की ओर निकल पड़े। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों की आंखें हैरानी और खुशी से भर आईं। पूरा खेत हरा भरा, ताजगी से लहलहा रहा था, जैसे हर पौधा खुद मुस्कुरा रहा हो। रघु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फसलों को छूकर देखा और फिर आसमान की ओर देखते हुए बोला, साधु बाबा की बात सच निकली। अब यह जादुई मिट्टी मेरी सारी परेशानियों का अंत करेगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत और ईमानदारी का फल कभी खाली नहीं जाता। अब हमारी किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह रघु और गायत्री की नेक सोच और ईमानदारी ने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया। अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं रही। उधर वही साधु बाबा एक दिन एक साधारण ग्रामीण का भेष धरकर हरीश के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी चालाकी से उससे बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उसकी सच्चाई उगलवा ली। हरीश, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, चाइना से नकली चावल मंगवाकर अपने खेत के असली चावल में मिलाकर लोगों को बेच रहा था। साधु बाबा ने सबूतों के साथ उसका पर्दाफाश किया। जब गांव वालों को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो वे आक्रोशित हो उठे। हमने तो तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। गांव में ये आवाजें गूंज उठीं। लोगों ने बिना देरी किए हरीश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। जल्दी ही पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर जेल ले गई। उसका लालच और धोखा आखिरकार उसी पर भारी पड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से सही पर जरूर मिलता है, जैसे रघु और गायत्री को मिला। धोखा और लालच का रास्ता भले ही शुरू में आसान लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है, जैसे हरीश के साथ हुआ। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं, जैसे उन्होंने रघु और गायत्री की मदद की। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और 8 स्टोरीज डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक और वीडियो, एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अब अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनगढ़ एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव है, जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, नीले आसमान के नीचे फैलते हुए खेत और शांतिपूर्ण वातावरण इसे एक आदर्श स्थल बनाते हैं। गांव के बीचों बीच एक प्यारी सी नदी बहती है, जिसके किनारे पर बबूल और आम के पेड़ लगते हैं, जो गर्मी में ठंडी छांव प्रदान करते हैं। इसी गांव में लालाराम नाम का एक जमींदार रहता था, मगर वो कोई आम जमींदार नहीं था। वो बेहद लालची, चालाक और बेईमान था। सोनगढ़ और उसके आसपास के गांव के गरीब किसान उसकी ही जमीन पर मेहनत करते थे, लेकिन लालाराम की नजर उनकी मेहनत पर नहीं, उनकी मजबूरी पर थी।
वो किसानों को मीठे शब्दों में फंसाकर पहले उन्हें ठेके पर जमीन दे देता, फिर धीरे धीरे कर का बोझ इतना बढ़ा देता कि किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह जाते। उनकी मेहनत, उनका खून पसीना, सब कुछ लालाराम के लालच की भेंट चढ़ जाता। लालाराम अक्सर अपने आलीशान हवेली की बालकनी से खेतों की ओर देखता, जहां किसान दिन रात मेहनत में जुटे रहते। वह हंसते हुए अपने नौकर नंदू से कहता है, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर धूप, बरसात, सर्दी में खटते हैं और फिर भी 2 रोटी को तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। और ये किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार। ठीक सामने जमीन पर बैठा उसका वफादार नौकर नंदू गर्दन झुकाए उसकी हर बात पर सिर हिला रहा था। जी मालिक, नौकर नंदू ने चापलूसी करते हुए बड़ी नरमी से कहा, आप तो यहाँ के जमींदार ही नहीं, इस गांव के राजा हो। हर किसान आपकी मुट्ठी में है। इन भोले भाले लोगों की मेहनत का फल कैसे उठाना है, ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। गांव की मिट्टी से लेकर इनकी किस्मत तक पर आपका हक है। आपकी इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लालाराम ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सिर उठाया, आंखों में गुरूर और होठों पर छलकता घमंड। उसने कहा, सही कहता है तू। वह बोला, यहाँ का राजा तो मैं ही हूँ। इन गमवार किसानों को ऐसी चालाकी से जमीन उधार देता हूँ कि समझ ही नहीं पाते क्या लिखा है। मेहनत ये करते हैं, पसीना इनका बहता है, और फसल? उसने हुक्के का कश लेते हुए आंखें मटकाई। फसल तो मेरी तिजोरी में जाती है। इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। उसके शब्दों में जहर था और अंदाज में जालिम शहंशाहों वाली ठसक। जमींदार लालाराम अपने नौकर से यह सब बातें कर ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर एक थकीहारी, धूल से सनी हुई, फटेहाल कपड़े, सूनी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक और माथे पर चिंता की रेखाएं लिए एक दुबला पतला किसान जमींदार लालाराम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और संकोच भरे स्वर में धीरे से कहता है, मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। लालाराम अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कुछ क्षणों तक उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। लेकिन क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें? वह किसान हाथ जोड़कर और थोड़ा झुककर कहता है, मालिक, आप मुझे भी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मपाल है और मैं पास के ही गांव रामपुर में रहता हूँ। लालाराम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ठीक है धर्मपाल, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। लालाराम की आंखों में चपलता और चालाकी की झलक थी। धर्मपाल ने अपनी नजरें झुकाकर विनम्रता से सिर झुकाया, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मालिक, बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। लालाराम ने हुक्के का कश लिया और अपनी आवाज में घमंड भरते हुए बोला, शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। समझ गए? धर्मपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर उठाया और कहा, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। धर्मपाल ने जमींदार लालाराम से जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी की और थक कर घर लौट आया। रात भर उसकी आंखों में उम्मीद और संघर्ष का नया सपना था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने सोचा, चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इस पर खेती शुरू करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह साल उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
धर्मपाल ने खेत पर पहुंचते ही अपनी जमीन का मुआयना किया। ताजगी और उमंग से भरी हुई वह जमीन उसे एक नई जिंदगी का एहसास दिला रही थी। उसने खुद से कहा, यह जमीन मेरी मेहनत का गवाह बनेगी। मुझे हर दिन, हर घड़ी इसे अपनी लगन और प्यार से सींचना होगा। दिन रात वह खेत में काम करता रहा और उगने वाली फसल के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में कभी भी निराशा का कोई निशान नहीं था। कुछ महीनों की अथक मेहनत और पसीने के बाद धर्मपाल के खेत में लहराती हुई गेहूं की सुनहरी बालियां हर दिशा में फैल चुकी थी। तेज हवा जब खेतों से टकराती तो गेहूं की फसल यूं झूमती जैसे सोने की लहरें बह रही हों। धर्मपाल की आंखों में चमक थी, होंठ पर हल्की मुस्कान और दिल में संतोष, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। सुबह की धूप में उसने दरांती उठाई और खेत में कटाई शुरू कर दी। वह खुद से बुदबुदाया, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब ले भी जाएंगे तो मेरे पास आधी तो बच ही जाएगा। इसी बीच उसकी इस शानदार फसल की खबर हवाओं के साथ उड़ती हुई लालाराम तक पहुंच गई। लालाराम हवेली के बरामदे में बैठा था। तभी उसके वफादार नौकर नंदू ने आकर धीरे से कहा, क्या मालिक, आपको पता है, आज धर्मपाल अपने फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल उसने खेत में बहुत शानदार फसल उगाई है। लालाराम बोला, अरे सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि धर्मपाल आज फसल की कटाई कर रहा है। लालाराम ने जैसे ही सुना कि फसल कट रही है, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच की एक चमक दौड़ गई। चलो चलकर देखते हैं, उसने अपने नौकर नंदू से कहा और खेत की ओर बढ़ गया। जब वह खेत पर पहुंचा तो दूर से ही गेहूं की लहराती बालियां देख उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे धर्मपाल, फसल तैयार हो गई है, उसने आवाज लगाई। अरे इस बार तो ये फसल काफी अच्छी लग रही है, उसने हैरानी और उत्साह में कहा। धर्मपाल माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान, खून पसीना सब लगा दिया है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। और अब तो मैंने फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। लालाराम ने व्यंग्य से कहा, अरे धर्मपाल, इतनी खुशी क्यों मना रहा है? ये फसल तेरी मेहनत का फल नहीं, मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। धर्मपाल ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, खेत चाहे कितना भी उपजाऊ हो, अगर उसमें किसान का पसीना ना गिरे तो बीज अंकुरित नहीं होते। मैंने दिन रात एक कर दिए, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह सींचा है, तब जाके इतनी अच्छी फसल हुई है। लालाराम गुस्से में बोला, ज्यादा भाषण मत दे। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, पर असली मालिक वही होता है जिसकी जमीन हो। और शर्त के मुताबिक अब आधी फसल मेरी है। जल्दी कर, मुझे और भी कई जरूरी काम है। धर्मपाल कुछ कहता, इससे पहले ही लालाराम अपने आदमियों से कहकर सबसे अच्छी गेहूं की फसल उठवा लेता है। चमकदार दानों से भरे बोरे उसकी बैलगाड़ी में भर दिए जाते हैं। धर्मपाल कुछ न कर सका। जो फसल बचती है वो कमजोर, रोगी और मरी हुई होती है, जिसे देखकर धर्मपाल मायूस हो जाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। वह आकाश की ओर देखता है, हाथ जोड़कर भर्राई आवाज में कहता है, हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी मेरे हिस्से में बस ये मुट्ठी भर फसल आई है। हम गरीबों को तो जैसे लूटा जाना ही लिखा है। लोग हमारी मेहनत पर ऐश करते हैं और हम खाली झोली लिए खड़े रह जाते हैं। कब वो दिन आएगा प्रभु, जब मेरी भी अपनी एक जमीन होगी, जब मेरी मेहनत का फल कोई और न चुराएगा। उसके शब्दों में बेपसी थी। वही इंतजार करते करते उसकी जिंदगी की सांझ ढलने लगी थी। कुछ महीनों बाद धर्मपाल का बेटा नारायण, जो वर्षों पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था, वापस गांव लौट आता है। जैसे ही वह रामपुर की पगडंडी पर कदम रखता है, गांव की बदली सूरत देखकर उसका दिल भर आता है। टूटी झोपड़ियां, सूनी आंखें,
हर चेहरे पर मायूसी और लाचारी की परछाई। घर पहुंचते ही वह पिता से लिपट जाता है, फिर चारों ओर नजर घुमाकर दुखी स्वर में पूछता है, पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के लोग इतने टूटे और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? हर तरफ सन्नाटा और बेपसी क्यों पसरी है? धर्मपाल ने गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई आवाज में कहा, बेटा नारायण, इस गांव की यही किस्मत है। यहाँ गरीब किसान पैदा तो होते हैं, पर जीते नहीं। लालाराम जैसे जमींदार हमारी गरीबी को ही अपना हक समझते हैं। हमारी मेहनत, हमारे सपने सब इनकी लूट का हिस्सा बन जाते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, पर उसका फल लालाराम जैसे जमींदार खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है, ना कोई अधिकार। हम गरीब किसान बस खेत जोतते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। धर्मपाल के इन शब्दों ने नारायण के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। उसने पिता के कांपते कंधों को थाम लिया और दृढ़ स्वर में बोला, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूँ। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। जितनी चालाकी उसने दिखाई है, अब मैं उसे उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैं खुद खेत जोतूंगा, मेहनत करूंगा और दिखा दूंगा कि एक किसान का बेटा क्या कर सकता है। अगली सुबह नारायण सीधा लालाराम के हवेली पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और आंखों में इरादों की आग। लालाराम नारायण को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ? कहो, क्या बात है? नारायण ने विनम्र स्वर में कहा, मालिक, अब से पिताजी की जगह मैं खेत में काम करूंगा। मुझे कुछ जमीन ठेके पर चाहिए। लालाराम ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या कहा? तुम खेती करोगे? अरे, तुम तो पढ़े लिखे लड़के हो। खेती क्या खाक कर पाओगे? खेत कलम किताबों से नहीं, मेहनत से चलता है, और ये तुम जैसे किताबों के कीड़े नहीं समझ सकते। नारायण ने शांति से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं मालिक, मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मेरा खून एक किसान का है, और किसान का बेटा खेत की मिट्टी से दूर रह भी जाए तो उसे कभी भूल नहीं सकता। खेती मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, पूजा है। लालाराम ने उसकी आंखों की चमक देखी और थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम ही कहाँ रहा है। सब पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। लालाराम मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कपट छिपा था। वो हंसते हुए बोला, अरे धन्यवाद बाद में देना बेटा, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। खेती करना इतना आसान नहीं, यहाँ सब कुछ मेरे नियमों पर चलता है। नारायण ने सिर झुकाकर आदर से कहा, बिल्कुल मालिक, आप जो भी शर्त रखें, मैं सुनने को तैयार हूँ। लालाराम के मन में धूर्तता की एक लहर दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, यह तो अभी बच्चा है। इसका बाप धर्मपाल तो हर साल गेहूं ही लगाता था, ये भी वही लगाएगा। क्यों ना इस बार ऐसी शर्त रखूं कि पूरी फसल मेरी हो जाए और इसे कुछ भी ना मिले। फिर वो अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, अच्छा सुनो नारायण, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। लेकिन बात यह है कि मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा और तुम नीचे का। अगर ये शर्त मंजूर है तो खेत तुम्हारे हवाले। नारायण ने एक पल को सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। अगले ही दिन से नारायण ने खेतों में जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। गर्मी, धूप, बारिश, किसी भी मौसम ने उसे नहीं रोका। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने की ठान ली थी। पिता धर्मपाल हर साल गेहूं और धान बोते थे, मगर नारायण ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाने का फैसला किया। समय बीता, मौसम बदला और कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो उठे। आलू की फसल लहलहा रही थी। जब फसल तैयार हुई तो नारायण खेत में उतरकर सावधानी से आलू निकालने लगा।
हर आलू से भरा टोकरा मानो उसकी सूझबूझ और मेहनत की गवाही दे रहा था। इसी बीच फसल की खबर गांव में फैल गई। जब यह बात जमींदार लालाराम तक पहुंची, तो वह नारायण के खेत की ओर चल पड़ा। साथ में उसका नौकर नंदू भी था। लालाराम दूर से ही पुकारता हुआ आया, अरे नारायण, शर्त तो याद है ना, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। नारायण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ मालिक, सब याद है। आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का मेरा। तो लीजिए मालिक, ऊपर का हिस्सा ले लीजिए। लालाराम ने जब झुककर खेत देखा, तो वहां मिट्टी में से आलू निकलते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पास खड़े नंदू ने फुसफुसाते हुए कहा, मालिक, ये तो धान नहीं, आलू है। इसने तो चालाकी कर दी, सारी फसल नीचे है, ऊपर तो कुछ भी नहीं। लालाराम चौंक गया, नारायण की तरफ देखा और बोला, क्या इस बार तुमने आलू लगाया है? नारायण मुस्कुराते हुए बोला, जी मालिक, पिताजी तो सालों से धान और गेहूं की ही फसल लगाते आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ नया करूं, इसलिए आलू बो दिए। लालाराम गुस्से से माथा पीटते हुए बोला, अरे धत तेरे की, मैं क्या करूंगा इस घास फूस का? ऊपर तो पत्ते और झाड़ झंखाड़ हैं, असली माल तो तुम ले गए। नारायण ने बड़ी सादगी से लेकिन तीखे शब्दों में जवाब दिया, मालिक, ये तो आपकी ही शर्त थी कि ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। अब जब ऊपर घास पात है और नीचे आलू, तो मैं क्या करूं? आप ही ने ये शर्त रखी थी और अब आप ही शर्त से पीछे हट रहे हैं। ये तो न्याय नहीं होगा। लालाराम गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन कहने को कुछ नहीं बचा था। नारायण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं कुछ नहीं जानता मालिक, अब आप अपना ऊपर वाला हिस्सा ले जाइए। इतना कहकर नारायण अपने आलू की बोरियां उठवाकर घर की ओर चल पड़ा। खेत में सिर्फ सूखे पत्ते और झाड़ झंखाड़ रह गए, वो हिस्सा जो अब लालाराम का था। पीछे खड़ा नंदू बड़बड़ाया, मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आपको इस तरह चकमा देने की, और ये धर्मपाल का छोरा तो आपको ऐसे बेवकूफ बना गया जैसे कोई खेल हो। लालाराम का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था और नारायण अपनी पहली बाजी जीत चुका था। घर पहुंचकर लालाराम गुस्से से अपने आंगन में टहलते हुए बड़बड़ा रहा था, अरे वो छोकरा मुझे बेवकूफ बनाएगा, अगली बार आएगा तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा, मुझसे दोबारा टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ दिन बीतने के बाद नारायण एक बार फिर जमींदार लालाराम के दरवाजे पर जा पहुंचा। लालाराम व्यंग्य में बोला, कहो नारायण, अब क्या लेने आए हो? नारायण बोला, मालिक, आपकी जमीन फिर से ठेके पर चाहिए थी, इस बार भी मेहनत करना है। लालाराम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, दे दूंगा जमीन, लेकिन पहले मेरी इस बार की शर्त सुन लो। अब की बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़के। फिर उसने गहरी नजर से नारायण को देखा और कहा, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? नारायण ने पूरे आत्मविश्वास और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी मालिक, मुझे आपकी यह शर्त पूरी तरह मंजूर है। इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा। लालाराम को लगा जैसे वो जीत गया हो। नंदू पास खड़ा मंद मंद मुस्करा रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि नारायण इस बार भी सोच समझकर ही कदम रख रहा है और खेल की दूसरी बाजी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जमींदार से बात करने के बाद नारायण मुस्कराता हुआ घर लौट आया और आत्मविश्वास के साथ खेतों में जुट गया। इस बार नारायण ने गेहूं की बुआई की और दिन रात मेहनत किया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत सुनहरे बालों से लहलहाने लगे। पूरा गांव देखता रह गया। फसल इतनी शानदार थी कि लोग दंग रह गए। वाह नारायण, इस बार तो कमाल कर दिया, उसने खेत में खड़े होकर खुद से कहा। अब आएगा असली मजा, आने दो उस लालची जमींदार को,
इस बार उसे भी समझ आ जाएगा कि दिमाग किसे कहते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही फसल पककर तैयार हुई, जमींदार लालाराम अपने नौकर नंदू के साथ खेत की ओर चला आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फसल पर पड़ी, उसका चेहरा हैरानी और गुस्से से तमतमा उठा। अरे यह क्या? वह बड़बड़ाया। इस बार तो इस लड़के ने गेहूं बो दिया। यह छोकरा तो जितना मैं समझ रहा था उससे कहीं ज्यादा तेज निकला। उसी वक्त नारायण आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ जमींदार को प्रणाम किया। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए, इस बार मैंने आपकी जमीन पर गेहूं की फसल लगाई है और मालिक, आपकी शर्त के मुताबिक इस बार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा है और नीचे का हिस्सा आपका। लालाराम के चेहरे पर जैसे किसी ने तामाचा जड़ दिया हो। गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती हुई जैसे उसी पर हंस रही थी। इस तरह अपनी समझदारी और चतुराई से नारायण ने एक बार फिर लालची जमींदार लालाराम को चकमा दे दिया। दूसरी बार ठगा जाना लालाराम को बुरी तरह चुभ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मुट्ठियां भिंच गईं। मालिक, नंदू ने धीरे से कहा, देखिए तो सही उस छोटे से लड़के की अक्ल। आप जैसे चालाक जमींदार को फिर से मात दे दी। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है नंदू, लालाराम गुस्से से बोले। मैं उसे बच्चा समझ रहा था और उस बच्चे ने मेरी चाल को 2 बार उल्टा कर दिया। लेकिन अगली बार वो खुद याद रखेगा कि जमींदार लालाराम कौन है। उधर नारायण ने जब गेहूं की कटाई पूरी की तो सारी फसल वह खुशी खुशी अपने घर ले आया। उसने न केवल अपने परिवार के लिए अन्न भरा, बल्कि गांव के जरूरतमंदों में भी खुले दिल से हिस्सा बांटा। धर्मपाल बेटे की सोच और कर्म देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उनके चेहरे पर वर्षों बाद संतोष और गौरव की झलक थी। कुछ टाइम बीतते ही फिर से नए मौसम में एक नई फसल की तैयारी शुरू हो गई। नारायण ने मन ही मन ठान लिया, चलो फिर से उस लालची जमींदार से मिलता हूँ। देखता हूँ इस बार वह कौन सी नई चाल चलने वाला है। मन में विश्वास लिए वह एक बार फिर लालाराम के हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली पहुंचा तो लालाराम ने उसे देखते ही व्यंग्य से कहा, तो फिर आ गया तू मेरे पास? देख बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं, मैं भी जमींदार लालाराम हूँ। नारायण ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझ में होशियारी तो आप जैसे लोगों में होती है, जो हर बार गांव के मजबूर और गरीब किसानों की हालत का फायदा उठाते हैं। लालाराम ने तेज आवाज में कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो नारायण, यहाँ ज्ञान बांटने नहीं, काम की बात करने आए हो तो वही करो। नारायण ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है मालिक, चलिए फिर काम की ही बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। अब बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? लालाराम ने आंखें तरेरी और बोला, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा चालाक समझता है ना? तो सुन, इस बार फसल के ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा, और जो बीच में बचेगा वो तेरा हिस्सा होगा। अब बता, मंजूर है या नहीं? नारायण ने बिना झिझके उत्तर दिया, बिल्कुल मालिक, जैसी आपकी इच्छा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अब मैं चलता हूँ, खेती की तैयारी भी शुरू करनी है, बहुत काम है। लालची जमींदार लालाराम की शर्त मानकर नारायण चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही वह फिर से खेतों में जुट गया और इस बार उसने गन्ने की फसल लगाया। शाम को जब नारायण खेत से घर लौटा तो उसके पिता धर्मपाल ने पूछा, बेटा नारायण, इस बार क्या बोया है खेत में? नारायण मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। खेतों की हालत देखकर लगता है कि इस बार भी अच्छी आमदनी होगी। धर्मपाल ने गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम इसी तरह मेहनत करते रहो। कुछ ही दिनों में खेत लहराते गन्नों से भर गए और लंबी लंबी हरी बालियां हवा में झूम रही थी।
धर्मपाल ने गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम इसी तरह मेहनत करते रहो। कुछ ही दिनों में खेत लहराते गन्नों से भर गए और लंबी लंबी हरी बालियां हवा में झूम रही थी। इधर दूसरी ओर एक दिन लालाराम और उसका चमचा नौकर नंदू फसल की खबर लेने खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में नंदू खींच कर बोला, मालिक, इस बार तो नारायण का दिमाग चकरा ही जाएगा। आपने तो ऐसी शर्त रखी है कि उससे बचना नामुमकिन है। ऊपर का हिस्सा भी आपका, नीचे का हिस्सा भी आपका। लालाराम ने ठहाका लगाते हुए कहा, तूने ठीक कहा नंदू, इस बार तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया है। ये शर्त नहीं, मेरा ब्रह्मास्त्र है। अब देखता हूँ वो छोकरा क्या करता है। दोनों ठहाके लगाते हुए खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि नारायण इस बार भी उन्हें चौंकाने वाला है। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंचे, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। नंदू हक्का बक्का होकर बोला, मालिक, ये तो कमाल हो गया। देखिए, इस बार नारायण ने गन्ने की फसल लगा दी है। लालाराम ने माथा पकड़ लिया और बोला, हे राम, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का भी मेरा और बीच का हिस्सा उसका। मतलब गन्ना तो बीच में होता है, यानी मेरे हिस्से फिर से घास पात और जड़ें ही आईं। अरे ये छोकरा तो चालाकी में हमारा भी बाप निकला, फिर से मुझे उल्लू बना गया। नंदू मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, इस बार तो आप सच में बुरी तरह मात खा गए। नारायण का दिमाग तो चाणक्य से कम नहीं। उसी वक्त नारायण खेत के दूसरे छोर से आते हुए दूर से ही आवाज लगाता है, आइए मालिक, आइए नंदू भैया, खेत देखने आए हैं क्या आप लोग? बताइए आपस में क्या खुसर पुसर चल रही है। लालाराम गुस्से से थरथराते हुए बोला, तू तो बड़ा शातिर निकला। ऊपर से शराफत दिखा रहा है और पीछे से मुझे दोबारा बेवकूफ बना गया। नारायण मुस्कुराकर बोला, अरे मालिक, मैं भला आपको बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ? आप तो वो जमींदार हैं जो गांव भर को बेवकूफ बना लेते हैं। मैं तो बस खेती करता हूँ, वो भी आपकी शर्तों के अनुसार। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए आगे बोला, देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। नंदू तमतमाते हुए गरजा, अरे ओ किसान के छोरे, ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर। हमारे मालिक बेईमानी और मक्कारी में सबके बाप हैं। लालाराम ने नंदू की बात काटते हुए धीरे से कहा, चुप हो जा नंदू, अब और चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद यही हमारी करनी का फल है। अब समझ में आया कि जिन भोले भाले किसानों की मजबूरी का हमने सालों तक मजाक उड़ाया, आज उन्हीं में से एक ने हमें आईना दिखाया है। वह आगे बोला, नारायण ने न सिर्फ हमें हमारी चालाकी में मात दी, बल्कि यह भी समझा दिया कि बेईमानी का फल आखिरकार बेईमानी ही होता है। मैं अब मानता हूँ कि अगर किसी से जीतना है तो ईमानदारी और समझदारी से जीतो, छल कपट से नहीं। आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। आज तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी किसान मेरी वजह से दुखी नहीं होगा। हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा। जिन जिन किसानों की जमीनें मेरे पास गिरवी रखी गई थी, मैं आज ही उन्हें उनके हक लौटा दूंगा और कभी भी किसी की गरीबी और मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। नारायण ने बड़े विनम्रता कहा, मालिक, आज आपने जो बात कही वह बहुत सराहनीय है। किसान वो होता है जो धूप बरसात सहकर भी खेतों में मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए हर सुख को त्याग कर सिर्फ रोटी की जुगाड़ करता है। ना अच्छे कपड़े पहनता है, ना ही 2 वक्त की ठंडी छाव नसीब होती है। अपना पेट जलाकर, पसीना बहाकर वह दूसरों के चूल्हे जलाता है। ऐसे मेहनतकश इंसान के साथ अन्याय करना, उसकी मजबूरी का फायदा उठाना न केवल पाप है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ
आप उन किसानों को उनकी जमीन लौटा दीजिए, उन्हें उनका हक दीजिए। अभी भी वक्त है, सच्चाई के रास्ते पर लौट आइए, वरना अन्याय की ये दीवार एक दिन ऐसे रहेगी कि सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। इस तरह नारायण ने अपनी मेहनत, समझदारी और सच्चाई के बल पर लालची जमींदार लालाराम को भी इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। जिसने जीवन भर केवल दूसरों का हक छीना था, वहीं अब किसानों को उनका सम्मान और जमीन लौटाने लगा। लालाराम ने विजयपुर राज्य के सभी किसानों की जमीन और उनका धन उन्हें वापस कर दिया। रामपुर के खेतों में फिर से हरियाली लहराने लगी। किसानों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। अब कोई जमींदार किसी गरीब किसान का हक नहीं छीनता, क्योंकि नारायण ने सिर्फ जमीन ही नहीं दिलाए थे, बल्कि लालाराम जैसे बेईमान निर्दयी जमींदार के दिल भी बदल डाले थे। अब सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे।